हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। क्लास 12 के आखिरी चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं। चैप्टर का नाम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे पहले दो टॉपिक, यानी स्ट्रेंथ की डेफिनेशन टाइप और मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ, और इंड्योरेंस की डेफिनेशन टाइप एंड मेथड्स टू डेवलप इंड्योरेंस। इन दोनों ही टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहला टॉपिक, जो कि है स्ट्रेंथ, डेफिनेशन टाइप एंड मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो स्ट्रेंथ एक टोटल कैपेसिटी है जितना हमारी बॉडी फोर्स एक्सर्ट कर सकती है, यानी मैं जितना फोर्स लगा सकता हूँ, जो भी मैक्सिमम फोर्स लगा सकता हूँ, वो मेरा स्ट्रेंथ है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट है इसके अंदर डायनेमिक स्ट्रेंथ एंड सेकंड है इसके अंदर स्टैटिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले हम बात करते हैं डायनामिक स्ट्रेंथ के बारे में। डायनामिक स्ट्रेंथ को आइसोटोनिक स्ट्रेंथ बोला जाता है, क्योंकि डायनामिक स्ट्रेंथ के अंदर या तो कोई ना कोई पुलिंग वाला एक्शन या पुशिंग वाला एक्शन होगा। ठीक है, या तो हमारी मसल कोई पुश करेगी या तो पुल करेगी, और ये पुल और पुश इजिली देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बाइसेप कर्ल किया तो मैंने पुल या पुश का मूवमेंट किया, तो मेरा मूवमेंट कर्ल जो था वो दिखा। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रेंथ को बोलेंगे डायनेमिक स्ट्रेंथ। अब ये जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है, जिनके अंदर मूवमेंट दिखता है, ये होती है तीन टाइप की। फर्स्ट है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सेकंड है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, और थर्ड है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। चलिए जानते हैं तीनों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ की। मैक्सिमम स्ट्रेंथ एबिलिटी है जितना हम टोटल एक्सर्ट कर सकते हैं फोर्स, ताकि एक रेसिस्टेंस को ओवरकम कर सके, यानी एक रेसिस्टेंस को हरा के अपना मसल को बेंड कर सके, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर सके, तो उसको बोला जाता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, एग्जाम्पल हो सकता है वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग के अंदर कैसे लोग पूरे वेट को उठा के उसको ओवरकम करते हैं अपनी पूरी ताकत लगा के, वो कहलाता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जहां पे स्पीड दिखाने की जरूरत हो। ठीक है, मुझे एकदम से जहां पे स्ट्रेंथ लगानी पड़े, वो होता है हमारा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, जैसे कि हैमर थ्रो करना, जंप करना। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रेंथ को बोला जाता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। थर्ड आता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। मैं एक एक्टिविटी को कितनी देर तक कर सकता हूं, वो मेरा एंड्योरेंस होता है। और जब मैं रेसिस्टेंस के साथ कोई इतनी देर तक एक्टिविटी करूंगा, तो वो मेरा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस बन जाएगा। अब स्ट्रेंथ एंड्योरेंस स्टैटिक और डायनेमिक दोनों हो सकता है। स्टैटिक के अंदर जैसे प्लैंक करते हैं, हम एक पोजीशन के अंदर खड़े रहते हैं। ठीक है, या फिर एक्सरसाइजेस जैसे रोड साइकिलिंग करना या कॉम्बैट स्पोर्ट खेलना, ये आता है हमारा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं हम स्टैटिक स्ट्रेंथ की। स्टैटिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जिसको हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। आइसोमेट्रिक के अंदर क्या होता है, मसल की कोई भी मूवमेंट होती हुई नहीं दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये डंबल लेता हूं और इसको ऐसे होल्ड करके रखता हूं, तो मेरा हाथ जो है, मेरा हाथ के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा, मैं होल्ड करके रखता रहूंगा जितनी देर तक रख पाता हूं। दिस इज माय आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी, जस्ट मुझे होल्ड करके उस पोजीशन के अंदर देर से देर तक रुकना है। अब इस आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ को नापने के लिए डायनोमीटर का यूज किया जाता है, और ये आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ हर जगह यूज होती है, बेशक से वो थोड़ी सी देर के लिए हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ की। तो मैं किन तरीकों से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ। सबसे पहले जानते हैं मैं किस तरीके से अपनी आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ। आइसोमेट्रिक का मतलब अभी हमने समझा। आइसोमेट्रिक जो है वो दो टर्म से बना। आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लेंथ, यानी यहाँ पे हमारे मसल का जो लेंथ है वो चेंज नहीं होगा, जिस पोजीशन के अंदर है उसी पोजीशन में रखेगा, और यहाँ पे कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। स्ट्रेंथ लगेगी, एफर्ट लगेगा, पर कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं ना, तो उसके अंदर हम बहुत देर तक नहीं कर पाते ऐसी एक्टिविटी। मान लो मैंने बोला एक डंबल को पकड़ के रखना आपको हाथ में ऐसे, तो कितनी देर तक रख लोगे, तो उसका जो टाइम पीरियड है ना, वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो बहुत इजीली करी जा सकती है, जिसके अंदर बहुत कम टाइम लगता है, और इसके अंदर कोई खास इक्विपमेंट का भी जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन इस आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ से जो भी इंजर्ड एथलीट्स हैं, उनका जब रिहैब वाला फेस होता है, तो उसके अंदर जो स्ट्रेंथ गेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
लेकिन अगर मैं साइंस के एंगल से बताऊं, साइंस के अंदर एक बेसिक सा रूल था, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, तो साइंस के हिसाब से यहाँ पे वर्क डन होगा 0। लेकिन हमारे मतलब मैं अगर फिजियोलॉजी के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। आइसो का मतलब अगेन सेम, टॉनिक का मतलब टोन होना, यानी मसल का टोन होना, ये जो टोन है, ठीक है। तो ये होता है आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। इसके अंदर हर एक्सरसाइज के अंदर मूवमेंट देखने को दिखेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो साइंस के हिसाब से या फिजियोलॉजी के हिसाब से या किन्सियोलॉजी के हिसाब से, सबके हिसाब से वर्क डन होगा ही होगा। मसल का लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। हमारे यहाँ पे स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आइसोटोनिक एक्सरसाइज करना। ये विद और विदाउट इक्विपमेंट दोनों ही परफॉर्म किया जा सकता है। अगर मैं विदाउट इक्विपमेंट बताऊं तो कैलिस्थेनिक्स की एक्सरसाइजेस, रनिंग की एक्सरसाइजेस, और विद इक्विपमेंट के अंदर वेट ट्रेनिंग वगैरह आ जाएगा। आगे बात करते हैं हम इसके अंदर आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस की। आइसो का मतलब अगेन सेम और काइनेटिक का मतलब मोशन। जब कोई एक्सरसाइज इस तरीके से करी जाए जो कि एक स्पेशली मशीन बना रखी है उस चीज के लिए, अब वहां पे हमारा कंटिन्यूस एफर्ट लगेगा, कंटिन्यूस हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ जो है वो गेन होती है। अब इस तरीके से जो स्ट्रेंथ गेन होती है, जहां पे हमारा लगातार एफर्ट्स लगेगा, लगातार मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा और वो मशीन पे एक्सरसाइज परफॉर्म करी जा रही है, तो उसको बोलते हैं आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अपना टॉपिक नंबर 2, इंड्योरेंस के बारे में। इंड्योरेंस की डेफिनेशन, टाइप एंड मेथड्स टू डेवलप इंड्योरेंस। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इंड्योरेंस का मतलब क्या होता है। इंड्योरेंस का मतलब समझना है तो मैं बोल रहा हूँ एक एक्टिविटी को मैं कितनी देर तक परफॉर्म कर सकता हूँ, वो मेरा इंड्योरेंस है। जैसे कि मैंने ये डंबल उठाया, मैं बोला इस डंबल को मैं कितनी देर तक लगातार ऐसे उठाता रह सकता हूँ, तो वो मेरा मसल का इंड्योरेंस होगा, ठीक है। मैं जितनी देर पर उठा पाऊंगा उतना अच्छा मेरा इंड्योरेंस होगा, और जितना कम मैं देर तक उठा पाऊंगा उतना खराब मेरा इंड्योरेंस होगा। तो इंड्योरेंस क्या है, एक एक्टिविटी को मैं कितनी देर तक सस्टेन कर सकता हूं, ठीक है, तो वो मेरा इंड्योरेंस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास कि टाइप्स ऑफ इंड्योरेंस। अब एज पर नेचर ऑफ एक्टिविटी, यानी मैं किस टाइप की एक्टिविटी कर रहा हूं उसके हिसाब से हमारे पास 3 टाइप की इंड्योरेंस आती है। सबसे पहला है बेसिक इंड्योरेंस, फिर आता है जनरल इंड्योरेंस, और आता है फिर स्पेसिफिक इंड्योरेंस। और अगर मैं बताऊं कि एक एक्टिविटी को कितनी देर तक मैं परफॉर्म कर सकता हूं, उसके हिसाब से 4 टाइप की इंड्योरेंस आती है। स्पीड इंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस, मिडिल टर्म इंड्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एज पर द नेचर ऑफ एक्टिविटीज, यानी किस तरीके का काम हो रहा है। उसके अंदर सबसे पहला आता है बेसिक इंड्योरेंस। बेसिक इंड्योरेंस के अंदर हमारी बॉडी की एबिलिटी, ताकि हम कोई एक मूवमेंट परफॉर्म करें जिसके अंदर हमारी मसल्स यूज हो रही हो, अब वो मैं कितनी देर तक कर पा रहा हूं, ठीक है। उसमें अंदर पेस स्लो हो सकता है, ड्यूरेशन लंबा होना चाहिए, ठीक है। यानी मैं देर तक काम कर रहा हूं जिसके अंदर मेरे मसल वर्क कर रहा है विद स्लो पेस, यानी मेरे को ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग करना, मैं बोला वॉक कर रहे हो, वॉक करने के अंदर मसल्स यूज हो रही है और पेस भी स्लो है और ड्यूरेशन भी लंबा है। तो अगर इस टाइप का अगर मैं एक्टिविटी करूंगा तो उसके अंदर मेरी बेसिक इंड्योरेंस यूज होती है। सेकंड आता है इसके अंदर जनरल इंड्योरेंस। जनरल इंड्योरेंस एक ऐसा इंड्योरेंस है जिसके अंदर मुझे थकान से दूर रहना है। अब ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही एक्टिविटीज में होता है। यानी अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ तो रनिंग करने के अंदर मैं कंटिन्यूस एफर्ट लगा रहा हूँ और मेरे को उसको सस्टेन करके रखना है, ठीक है। अब मैं उसमें सांस ले रहा हूँ। अगर एनारोबिक एक्सरसाइज है जिसके अंदर मैं सांस नहीं लेता, जैसे कि वेट ट्रेनिंग करना, डंबल वंबल उठाना, तो उस टाइप की इंड्योरेंस के अंदर जनरल इंड्योरेंस काम आती है। ये हम कितनी देर तक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे बिना थके हुए, वो होता है जनरल इंड्योरेंस। फिर आता है हमारे पास स्पेसिफिक इंड्योरेंस। स्पेसिफिक इंड्योरेंस नाम से ये स्पेसिफिक, तो ये एक पर्टिकुलर स्पोर्टिंग एक्टिविटी के लिए, मैं बोल रहा हूँ अगर आप बॉक्सिंग कर रहे हो तो बॉक्सिंग कितनी देर तक लगातार कर सकते हो, या मैं बोल रहा हूँ आप अगर साइकिलिंग कर रहे हो तो साइकिलिंग कितनी देर तक लगातार कर सकते हो। कोई भी गेम कितनी देर तक लगातार बिना रुके हुए आप खेल सकते हो, वो आपका होता है स्पेसिफिक इंड्योरेंस। क्योंकि हर एक गेम के अंदर स्पेसिफिक मसल्स यूज होगी, स्पेसिफिक एबिलिटीज यूज होगी, तो उस एबिलिटीज के हिसाब से आप कैसे काम करते हो वो आपका स्पेसिफिक इंड्योरेंस होता है।
आगे बात करते हैं एज पर द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, यानी मैं एक एक्टिविटी कितनी देर तक चल रही है उसके हिसाब से जो एंड्योरेंसेस होती है। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर स्पीड एंड्योरेंस। एक एक्टिविटी जो कि लास्ट कर रही है 45 सेकेंड तक, ठीक है, एक एक्टिविटी जो 45 सेकंड के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी, तो उतनी देर तक अगर मैं अपने फटीग लेवल को यानी अपनी थकान को दूर करते हुए काम लगातार करूं तो वो होता है मेरा स्पीड एंड्योरेंस। एग्जाम्पल लेना है तो जो 400 मीटर की रनिंग करते हैं, तो 400 मीटर की रनिंग जनरली 45 सेकंड से पहले खत्म हो जाती है। तो उतनी देर में मैंने कितना एफर्ट लगाया, लगातार फोर्स प्रोड्यूस किया, तो उसको बोलूंगा स्पीड एंड्योरेंस, क्योंकि उसके अंदर मैंने अपनी थकान को दूर करके लगातार अपना एफर्ट लगाया है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस स्पीड इंड्योरेंस के बाद स्टार्ट होता है, यानी 45 सेकेंड के से 2 मिनट तक चलने वाली एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटीज के अंदर जहां पे हमारा स्ट्रेंथ इंड्योरेंस भी लगेगा और स्पीड इंड्योरेंस भी लगेगा। ये एक्टिविटीज होती है जैसे कि 800 मीटर रेस, या ये लंबी हो चुकी है एक्टिविटी, इतनी देर तक मुझे काम लगातार करना पड़ेगा। तो 45 सेकंड तक तो चलो फटीग लेवल रेसिस्ट करना इजी है, उसके बाद वाले में तो और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इसके अंदर मिडिल टर्म इंड्योरेंस। मिडिल टर्म इंड्योरेंस 2 मिनट से 11 मिनट तक लास्ट करने वाली एक्टिविटीज के अंदर होता है। अब इसके अंदर ना जैसे जैसे ना टाइम बढ़ता रहता है ना, इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि सोचो, अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि भाई एक 100 मीटर भागना है तो पूरी जान लगा के भाग लोगे। अब मैं बोल रहा हूँ इतनी देर तक भागो, 10 मिनट तक लगातार भागो, ठीक है, तो 10 मिनट तक लगातार भागना, तो आपके अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उतना स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप इतनी अच्छी एक्टिविटी कर पाओगे। तो इसीलिए जैसे ही एक्टिविटी का ड्यूरेशन लंबा होता है तो हमारा जो पेस है, हमारी जो स्पीड है वो फ्लक्चुएट करेगी। शुरू में तेज होंगे, फिर हम स्लो हो जाएंगे, ठीक है। तो जो पेस है ना वो इतना फास्ट नहीं होता। तो यहाँ पे स्पीड इंड्योरेंस शुरुआत में वर्क करती है, बाद में स्ट्रेंथ इंड्योरेंस ही हमारी वर्क करेगी। और ये एक्टिविटी 2 मिनट से 11 मिनट तक चलती है। इसके अंदर हमारा 1500 मीटर रेस टाइप की एक्टिविटीज होती है। और लास्ट आता है हमारे पास लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस। लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस वो इंड्योरेंस है जो 11 मिनट के बाद भी चलने वाली एक्टिविटीज है। उसके अंदर हमें 11 मिनट से ज्यादा अपने फटीग लेवल को हराते हुए एक्टिविटी करते रहना है। फॉर एग्जाम्पल मैराथन या क्रॉस कंट्री रेस, उसके अंदर हम कितनी देर तक लगातार भागते रहते हैं, तो वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस। अब आती है बारी कि मैं किन तरीकों से अपना इंड्योरेंस को इंप्रूव कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड बोलता है कि भाई लगातार एक एक्टिविटी को करते रहो, लगातार एक्सरसाइज को करते रहो, ब्रेक मत लो और इंटेंसिटी लो रखो, और ऐसी एक्टिविटी करो जिसके अंदर 30 मिनट से पहले जो खत्म हो जाए। अगर लगातार ऐसी एक्टिविटी करते रहोगे तो आपका जो इंड्योरेंस है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारी मसल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा आ जाएंगे, तो हमारा जो इंड्योरेंस है वो ओवरऑल बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप क्रॉस कंट्री रेस कर सकते हैं। अब कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड का एडवांटेज क्या, करने से फायदा क्या होता है, जब भी हम कोई एक्टिविटी देर तक करते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर ना ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है, ठीक है। तो वो ग्लाइकोजन स्टोरेज जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मसल और लिवर देर तक काम कर पाते हैं। हमारे मसल्स के ऊपर जो माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्स के ऊपर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी बढ़ जाता है, उनका साइज भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जब हम लगातार कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारा हार्ट और लंग्स दोनों काम कर रहे हैं, तो इनकी जो एफिशिएंसी है, इनके काम करने का जो तरीका है, और ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भाई हम लगातार लंबी देर तक एक्टिविटी करते हैं तो हम ना साइकोलॉजिकली हारने लगते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा ना आधा घंटे तक भागो, तो आधे घंटे तक क्या होगा, फिर बीच में ऐसा मन करेगा कि नहीं अब नहीं भाग रहा, ठीक है। तो अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, अपने आप को मनाना उसी बीच में एक्टिविटी के अंदर, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन लाना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना, ये सारा कुछ हमें सिखाता है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, क्योंकि इसके अंदर आप बीच में रुक नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इस ट्रेनिंग मेथड के अंदर एक एथलीट अपनी 80% स्पीड के अंदर भागेगा और उसका पल्स रेट जो है वो 150 to 180 के बीच में रहना चाहिए। फिर हम उसको बोलेंगे आओ भाई भाग ले, अब बैठ जा। अब उसको बैठा के
जब उसका पल्स रेट 120 से 140 पे आ जाएगा तो वो बेस्ट टाइम है उसकी रिकवरी के लिए। अब जब हम इंटरवल ट्रेनिंग मेथड करते हैं तो इसके अंदर हमें लगातार एफर्ट और रिकवरी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, यानी हम लगातार एफर्ट्स लगाएंगे और हम जैसे ही रिकवरी होगा फिर हम एफर्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे, तो ये कंटिन्यूस चलता ही रहता है। इस ट्रेनिंग के अंदर हमारा रिकवरी पीरियड जो होता है वो बहुत छोटा होता है और हमें जल्दी से जल्दी रिकवर करके दोबारा से एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करना है। यहाँ से एथलीट की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है, उसको लोड लेना आता है कि वो किस तरीके से हाई इंटेंसिटी में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। तो अगर मैं बात करूं इस टाइप की एक्टिविटी करने के फायदे क्या है, तो इस टाइप की एक्टिविटी करने से उसका वर्कआउट जो होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, वो देर तक काम कर पाएगा, उसका कार्डियोवास्कुलर और सर्कुलेशन जो होगा वो बहुत इंप्रूव हो जाता है। एथलीट का प्रोग्रेशन मैं मेजर कर सकता हूँ कि हाँ भाई तूने पहले इतनी देर तक भागा इतने स्पीड में, तब तेरा पल्स रेट इतना हुआ करता था, अब 1 महीने बाद अगर तूने कंटिन्यू ट्रेनिंग रखी तो अब तेरा इतनी देर तक भागने के बाद पल्स रेट कितना रहता है, ठीक है। तो वो पल्स रेट के हिसाब से मैं उसकी परफॉर्मेंस को जज कर सकता हूँ ईजिली, ठीक है। एक एथलीट का पेशेंस इंक्रीज होगा क्योंकि थकान में भी काम करते रहना, तो उस टाइम पे जो लैक्टेट प्रोड्यूस होता है वो हमारे मसल्स के अंदर पेन देता है, हमारे मसल की एसिडिटी को बढ़ा देता है, फिर भी हम लगातार उसको हराते हुए काम करते रहते हैं। तो हमारा जो पेशेंस लेवल है, हमारा जो विल पावर है, वो सब कुछ इंक्रीज होता है इसके अंदर भी। ओके, हमारा अगला जो ट्रेनिंग मेथड है वो है फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। फार्टलेग का मतलब होता है स्पीड प्ले। ये एक ऐसा ट्रेनिंग मेथड है जिसके अंदर कंटिन्यूअस ट्रेनिंग और इंटरवल ट्रेनिंग दोनों को ही यूज किया जाता है। इसके जरिए हम एरोबिक और एनारोबिक सिस्टम दोनों को ट्रेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी स्पीड जो होती है वो पहले से प्री प्लान्ड नहीं होती, ठीक है। पेस जो होता है वो हम ना एथलीट के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई तू अपने हिसाब से भाग और जितना अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश कर, ठीक है। यहाँ पे ना एथलीट का सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो जानबूझ के तेज नहीं भागेगा, बोलेगा नहीं मैं थक गया, मैं जानबूझ के ही एफर्ट नहीं लगा रहा, तब वहाँ पे काम खराब हो जाएगा, तो ये मेथड फेल हो जाता है। अगर प्रॉपर वार्म अप कूल डाउन करने के बाद ही इस टाइप की एक्टिविटी को स्टार्ट करना है ताकि किसी भी टाइप की कोई इंजरी ना हो। अब ऐसी एक्टिविटीज़ करने से हमारा फ़ायदा क्या होता है, जो हमारा हार्ट रेट और कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस है वो इम्प्रूव होता है। हाँ, हमारी एरोबिक और एनारोबिक फिटनेस दोनों ही इम्प्रूव होता है। हमारी बॉडी वर्सेटाइल बनती है और वो फ्लेक्सिबल नेचर्स के अंदर काम करना सीखती है। किस तरीके से मैं ग्रुप में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करूँगा मैं वो भी सीखूँगा। मैं बिना इक्विपमेंट के इन टाइप की एक्टिविटीज़ को कर सकता हूँ, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड का यूज़ कर सकता हूँ और ये कोई भी एथलीट इजीली परफॉर्म कर सकता है। तो कोई स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर। लेकिन ना इसी के साथ साथ इस ट्रेनिंग मेथड के कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि एक कोच के लिए या एक जज के लिए उस एथलीट के परफॉर्मेंस को जज करना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। अगेन जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एथलीट के ऊपर डिपेंड करता है उसको कंटिन्यूस एफर्ट लगाना, वो जानबूझ के नहीं लगाएगा, तो इसके अंदर जज को भी पता नहीं चलेगा कि वो जानबूझ के नहीं लगा रहा। हो सकता है वो सोचे कि नहीं ये सच में थक चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्री प्लान्ड जो मैं बोलूँ पेस है ना, इतनी स्पीड में ही भागना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो एथलीट के एबिलिटीज़ के ऊपर हमने छोड़ा हुआ। तो अगर एथलीट बहुत सेल्फ डिसिप्लिन होगा, बहुत डिटर्मिनेंट होगा, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। लेकिन जो थोड़ा चोरी करने वाले लोग होते हैं ना कि नहीं करना, तो वहाँ पे ये मेथड बिल्कुल फेल है। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम बाकी का चैप्टर कवर करेंगे। सो ये है हमारा अपकमिंग वीडियो और आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।